पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद मैंने एमएस जनरल सर्जरी किया, वो भी पटना मेडिकल कॉलेज से ही किया था। उसके बाद मैंने कोलकाता से अपना यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैं 2 साल तक एम्स पटना में किडनी ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्किंग था। अब मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। सर, मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची जानने के लिए कि जिस तरह से किडनी की बात करें, जिस तरह से अगर यूरोलॉजी की बात करें सर, तो ये बहुत ज़्यादा समस्या जो है अभी फिलहाल जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सर। क्या कुछ खास कारण इसका लगता है? यूरोलॉजी की समस्याएं अगर देखी जाए तो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं, बल्कि वो हर एज ग्रुप में अलग अलग बीमारियों के साथ प्रेजेंट होता है। बिल्कुल। आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, खासकर पुरुष जो 50+ की उम्र के ऊपर के होते हैं, यूजुअली वो प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम के साथ आते हैं। सबसे पहले मैं तो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो 50+ वाले पुरुष हैं, कैसे घर बैठे बैठे इस चीज़ को पहचाने कि वो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठता है तो ये प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट का पहला लक्षण है। अगर किसी इंसान को पेशाब करने के लिए काफ़ी तेज हाजत होती है, यानी अर्जेंसी होती है, ये प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के लक्षण है। कभी कभी जाते जाते इनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। अगर वो बाथरूम में जाते हैं तो पेशाब की धार उनकी काफ़ी कम होती है, पेशाब रुक रुक के करते हैं और पेशाब खत्म होने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि पूरी तरीके से पेशाब नहीं निकला, यानी कि फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट यूरिनेशन होती है। अगर इस तरह की समस्याएं किसी भी पुरुष में जिनकी उम्र 50 के बाद है तो उन्हें किसी न किसी नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल एक सिंपल टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी और यूरोफ्लोमेट्री और सिंपल सीरम पीएसए के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट से ग्रसित हो रहे हैं कि नहीं। और बहुत सारे प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की समस्याओं के लिए दवा ही मोर देन इनफ होता है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। ये जो समस्या है सर, क्या ये आज के रहन सहन और खान पान पर पूरी तरह से डिपेंड है सर? जी हाँ, अगर रहन सहन के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे टोबैको का यूज़ करना, अल्कोहल का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, तंबाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना, इन समस्याओं का भी इससे काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन होता है। तो इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी बहुत सारी प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के जो अर्ली लक्षण होते हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। जो आपने सर प्रोस्टेट की बात आपने जो किया सर, क्या ये वाकई में पूर्ण रूप से इसका निवारण है यहाँ पे? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट जो आया है वो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट से ग्रसित है कि नहीं। तो उसके लिए जो मैंने बेसिक इन्वेस्टिगेशन बताए, अल्ट्रासोनोग्राफी और सीरम पीएसए, क्योंकि प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट भी 2 रूप में प्रेजेंट होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट जो होता है बिनाइन लीजन के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी वो मैलिग्नेंसी या कैंसर के रूप में भी आइडेंटिफाई होता है, जिसे हम एक सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसे सीरम पीएसए कहते हैं, घर बैठे बैठे करा के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट से ग्रसित है या नॉर्मल प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट से ग्रसित है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम उन्हें ट्रीट भी करते हैं। कितना ड्यूरेशन लगता है सर पूरी तरह से अगर देखा जाए सही होने में? सर, वो डिपेंड करता है टू पेशेंट और साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे। बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं सिर्फ दवाई, डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, कभी कभी ऐसे लोग अगर किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट ना करें, अपनी बीमारी का सही ढंग से इलाज ना कराएं, तो कभी कभी ये पेशेंट पेशाब रुकने यानी एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिससे देखा जाता है कि हमें पेशाब के रास्ते में कैथेटर डालना पड़ता है। ऐसे पेशेंट, किसी को बार बार पेशाब में ब्लड आने लगता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे लोगों में हमें ऑपरेशन के लिए सोचना पड़ता है और आगे चल के ऑपरेशन करना पड़ता है। सर, अगर इम्पोर्टेंट सवाल देखा जाए तो क्यों अब ये समस्या, अगर पिछले समय से लेकर अभी फिलहाल जो है दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्यों ये समस्या अब बढ़ रही है? ऐसी बात नहीं है कि समस्या अब बढ़ी है। अब चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुका है, तो जो ब्लड के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे सीरम पीएसए और दूसरी चीज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में या रूटीन इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि लोग भी आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो चुके हैं, तो किसी न किसी बगल के ही फिजिशियन से कंसल्ट कर लेते हैं, तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं भैया ये प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट से ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उस समय प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट नहीं होता था। 50 के बाद सभी पुरुष को प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के लक्षण से ग्रसित होना ही है। अब उसे पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, लेकिन अब साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हम सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन और अल्ट्रासोनोग्राफी से ही अर्लीस्ट वे में इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मरीज पहुंच रहे हैं सर, बिहार के चर्चित जाने वाले डॉक्टर, आप जैसे डॉक्टर के पास यहाँ पे पहुंच के अपना इलाज करा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भाई हमें क्या बजट देना पड़ेगा जिसके कारण हमारा जो फिलहाल जो तबीयत है, जो हमारी बीमारी है, वो पूर्ण रूप से सही हो जाए?
सर देखिए, मैंने बताया ना, बहुत सारे लोगों को सिर्फ दवा पे ही ठीक किया जाता है। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, गरीब लोग भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, क्योंकि वो भयावह हो जाते हैं सर, वो डर जाते हैं। जिस इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है तो वो डर जाते हैं। अब उनको लगता है कि अब हमारा जीवन जो है पूरी तरह समाप्त होने वाला है। नहीं, देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर वो बीमारी जिसका इलाज हो सकता है उसे आइडेंटिफाई करके उसका इलाज कराना चाहिए। और जहाँ तक इलाज की बात है, बहुत सारे लोग दवा पे ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, सरकार के द्वारा आयुष्मान वाली जो सुविधा दी गई है, उसमें किसी भी तरह के पैसे वगैरह या इकोनॉमिकल बर्डन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार द्वारा ये प्रोविज़न अगर दिया गया है, हर हॉस्पिटल में ये प्रोविज़न प्रोवाइड है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, आजकल प्रोस्टेट के लिए जो भी ऑपरेशन होता है सब मिनिमल इन्वेसिव तरीके से होता है, चाहे वो TOR भी कराएं, चाहे ये हॉलअप कराएं। बिना किसी चीरे से, पेशाब के रास्ते से आदमी जाता है, प्रोस्टेट को काटता है और कुछ दिनों के बाद ही नॉर्मल, जैसे पहले पेशाब करता था वो नॉर्मल वैसा पेशाब करना स्टार्ट कर देता है। यानी अभी हम लोग जिस जगह बैठे हैं सर, पाटलिपुत्र पॉलीक्लिनिक में, यहाँ पे पूर्ण रूप से वो योजना चल रही है जो मरीजों के लिए बेहतर है। जी, एकदम यहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखा जाए सर, अभी तक अगर सर्वे में देखा जाए सर, तो ये समस्या कितने लोगों के बीच अभी फिलहाल पहुंच रही है सर? अगर सर्वे में देखा जाए तो कितने लोग मरीज यहाँ पे पहुंच रहे हैं? सर अगर देखा जाए तो यूजुअली हम देखते हैं प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के पेशेंट जो आते हैं 50+ के बाद मैक्सिमम यूरिनरी सिम्टम से ही प्रेजेंट होते हैं। अगर अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताऊं तो अगर 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें 5 पेशेंट अगर किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन के पेशेंट आते हैं, तो 5% प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट वाले भी पेशेंट पहुंचते हैं यहाँ पे, यानी 50-50 का ही रेशियो रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट का क्या कुछ है सर? सर किडनी ट्रांसप्लांट एक बड़ा ऑपरेशन होता है जो यूजुअली इंस्टीट्यूट में, जैसे हम लोग जहाँ से ट्रेनिंग लिए वहाँ पे यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट काफ़ी बृहद तरीके से चलता था। सप्ताह में 2 या 3 किडनी ट्रांसप्लांट होते थे। क्योंकि सर ये पटना के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब किडनी ट्रांसप्लांट भी पटना शहर में हो भी रहा है, जी, पूर्ण रूप से हो रहा है सर। जी। किडनी ट्रांसप्लांट में लेकिन सर क्या कुछ करना पड़ेगा मरीजों को? सर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले तो उन्हें किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, एक नेफ्रोलॉजिस्ट से भी कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये कंबाइंड टीम होती है जिसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट पे हमें डायलिसिस पे ही रखना है या ऐसे पेशेंट में हमको आगे चल के किडनी ट्रांसप्लांट करना है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो कुछ मेडिको लीगल प्रोसेस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। इसमें भी सर वही योजना लागू हुई जो सरकार द्वारा इस संबंध में भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसका वो उन्हें काफी ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बजट पे सर हमारा प्रभाव बार बार इसलिए गिर रहा था क्योंकि सर गांव देहात के लोग जो हैं, जिस तरह से लोग समझ नहीं पाते कि हमारी बीमारी है क्या, हमें कितना खर्च होगा, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि अब इस तरह की समस्या उनके पास ग्रसित हो रही है। अब सोचते हैं कि भाई हम जाएं तो जाए कहाँ, किस जगह जाए, क्या पैसे लेके जाएं, सबसे बड़ी बात ही हो जाती है। बिहार का देखिए ऐसे भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो हम लोगों के पास आते हैं यूजुअली या तो लो सोशो इकोनॉमिक या मीडियम सोशो इकोनॉमिक क्लास के ही लोग आते हैं जी। और सरकार द्वारा जो ये आयुष्मान वाली सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, इसमें बहुत सारी बीमारियों के इलाज के संबंध में सरकार से पूर्ण तरीके से सहयोग प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे लोगों को किसी तरह के पैसा वगैरह देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिनको जो नीडी हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल अपना बनाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये क्लियर हो गया सर कि आपके पास पहुंचने के बाद मरीज जो है वो पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, बशर्ते कि वो सही समय पे अवेयर होकर पूरी तरह से आया आपके पास तो पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, एक ड्यूरेशन में भी सही हो सकता है। जी, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टिगेशन हो, तो उससे डायग्नोसिस अपना बनाएं, अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस बनाएं और जितना कम से कम बजट में हो पेशेंट का इलाज किया जाए। ये मरीज के बहुत खुश हो रहे हैं सर ये न्यूज़ देख के, ये संदेश आपका सुन के। दर्शक चाहते हैं सर आपके यहाँ का एक एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर आपसे भी। डॉक्टर परवेज अहमद, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। मैं यहाँ पाटलिपुत्रा पॉलीक्लिनिक और मेरा एक और OPD है एम्स पटना के कोलंबर के पास ही, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7248733554। सर जाते जाते छोटा सा एक संदेश दे दे मरीजों को, आज का दिनचर्या, आज का जो जीवन का रहन सहन और खान पान है उसको कैसे चेंज करें। बीइंग ए यूरोलॉजिस्ट मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि हर बीमारी का इलाज, खासकर यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं, मोर देन 90% पेशेंट का इलाज केवल पानी से ही हो सकता है। बहुत